हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH और मैं रूबी सिंह आटिया। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट। तो आज की क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो हमने पढ़ा था फसल उत्पादन है प्रबंधन, और मैंने आपको 7 जो है स्टेप बताए थे कि एक किसान को एक फसल लेने के लिए उन 7 स्टेप्स में से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जा करके उसकी फसल पक करके तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कई बार उसको जो है अपना लाभांश जो है वो नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं कि वो 7 स्टेप क्या थे। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो 7 स्टेप क्या थे। ठीक है, और फिर उनमें से हमने कौन कौन से कर लिए थे, और हमने 2 कर लिए थे, 5 बचे थे, तो वो 5 हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना यानी कि किसान जो है वो मिट्टी तैयार करता है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारी बुआई, क्योंकि किसान को मिट्टी तैयार करने के बाद क्या डालने पड़ते हैं, बीज डालने पड़ते हैं। और जैसे ही वो बीज डालेगा तो वैसे ही बीजों को पोषण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, ज़मीन में खाद और उर्वरक डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, खाद व उर्वरक डालते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अब खाद और उर्वरक हमने ज़मीन में डाल दिए, लेकिन पौधे के अंदर वो कैसे जाएंगे, तो हम उसके अंदर पानी डालेंगे, पौधे को सिंचाई देंगे, जल देंगे। ठीक है, तो वो जल में घुल करके पौधे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हमारा चौथा स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, सिंचाई। लेकिन अगर हम सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, और देखो ज़मीन में पानी है, ज़मीन में पोषक तत्व भी मौजूद हैं क्योंकि खाद और उर्वरक डाले हुए हैं, तो वहाँ पर अन्य अतिरिक्त जो है कई सारी घास भी उग जाएगी। ठीक है, और जो क्या करेगी, इस पोषण को पौधे तक पहुँचने नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो खरपतवार उग जाती है, खरपतवार, ठीक है, उनका नाश करेंगे, यानी कि खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। खरपतवार का जो है, खरपतवारों को निकालते हैं तो उसे निराई वगैरह कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि खरपतवार नाशक हमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए खरपतवार नाशक जो है हमने डाल दिए। उसके बाद हमारी फसल जो है पक कर के तैयार हो जाती है। तो उस फसल की हमें क्या करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है। और कटाई करने के बाद हम जो है उस फसल को डायरेक्ट पूरे साल के लिए जो है नहीं रख सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए हमें सुखाना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए सुखा करके उसे भंडार गृहों में, साइलो क्या चीज़ होती है, बेसिकली लोहे के जो भंडार होते हैं, लोहे के जो भंडार गृह होते हैं, क्योंकि लोहे के अंदर उसको इसलिए रखा जाता है ताकि वहाँ पर कीटाणु विषाणु ना पनपे। ठीक है, जब कीटाणु विषाणु नहीं पनपेंगे तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उन्हें साइलो वगैरह में रखा जाता है। तो उससे क्या बोला जाता है, भंडारण। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का भंडारण अलग अलग तरीके से किया जाता है ताकि पूरे साल के लिए उसको बचा करके रखा जा सके। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स थे, जिसमें से 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे। तीसरा स्टेप हमने यहाँ पर पढ़ना है कि खाद व उर्वरक की पहली बात तो ये कि ज़रूरत क्यों होती है, फिर जानेंगे कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है ये। तो पहली बात तो सिंपल सी बात है कि आपकी ज़मीन है, ज़मीन से आप हर बार फसल लेते जा रहे हो। एक फसल तो अच्छी हो गई, लेकिन दूसरी फसल जब आप लोगे तो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी क्या? सिंपल सी बात है कि आप ज़मीन से फसल के बाद फसल, फसल के बाद फसल, इस तरह से लेते जा रहे हो तो ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और वो पोषक तत्व हमें किसी ना किसी तरीके से ज़मीन को देने पड़ेंगे, तभी हमारी फसल जो है अच्छी होगी। ठीक है, तो वो जो पोषक तत्व है वो हम खाद और उर्वरक के रूप में देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको आगे कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि खाद क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ये कि उर्वरक क्या होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, कि सिंपल सी बात है, आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि 2 प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत है, और फिर आप शॉपकीपर से पूछते हो कि इन दोनों में से अच्छे वाला कौन है, मैं तो अच्छे वाला लूँगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि खाद और उर्वरक में पहले जानेंगे कि क्या अंतर होते हैं, फिर हम देखेंगे कि ज़मीन के लिए कौन सा अच्छा होता है और कौन सा हानिकारक होता है, और हम यूज कौन सा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद क्या होती है। तो सिंपल सी बात, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है
और खाद हमें किससे प्राप्त होता है? खाद हमें पौधों और जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है। खाद हमें पौधों व जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। अब ये दोनों की दोनों बातें हमें समझनी है कि एक तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, और एक की जंतु अपशिष्ट होते हैं। ये पौधे और जंतु अपशिष्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, गोबर की खाद या इस तरह से आपने नाम सुने होंगे। तो गोबर क्या होता है? गोबर जंतुओं का अपशिष्ट ही तो होता है। जो अपशिष्ट उनके काम का नहीं है वही तो होता है। पौधे, सड़े गले पौधे जो उनके काम का नहीं है, उनको सड़ा गला करके जो है खाद बनाई जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि खाद जो है वो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से बने होते हैं, यानी कि जो कचरा होता है उससे बनते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई। एक चीज़ नहीं समझ में आई कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कार्बनिक पदार्थ जलाए जा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ जलाए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे खाद को जलाया जा सकता है क्या? आप मुझे बताइए कि जो सूखे सड़े गले पौधे उनको जलाया जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल जलाया जा सकता है। किसी भी चीज़ में कार्बनिक पदार्थ की अगर आपने देखना है कि है या नहीं, जैसे लकड़ी में कार्बनिक पदार्थ होता है तो इसका मतलब उसको जलाने में यूज़ किया जाता है। और वैसे ही गोबर को सुखा करके जो है पुराने टाइम में भारत में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चूल्हे में उनका उपयोग किया जाता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं, तभी तो वो जलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं खाद, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अपशिष्ट का मतलब कचरा ही होता है। एक्चुअल में पर हम देखेंगे कि ये बनाए कैसे जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि किसान क्या करता है, किसान एक जगह पर अपने घर में या खेत में या कहीं भी जगह हो तो वहाँ पर इस तरह से एक गड्ढा बना देते हैं। उस गड्ढे में वो क्या करते हैं, पूरे साल जो भी मान लीजिए गोबर है, राख है, या जो भी अपशिष्ट बचता है पौधों का चाहे जंतुओं का, सारे के सारे अपशिष्ट एक गड्ढे में डालना शुरू कर देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि किसान एक गड्ढे में जंतुओं और पौधों के अपशिष्ट जमा करना शुरू कर देता है। अब ये जो अपशिष्ट है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव इस अपशिष्ट का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। यानी इसको सड़ा गला करके इसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, खाद में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि ये जो हमने अपशिष्ट डाला है उसका जब अपघटन हो गया तो अपघटित हो करके जो पदार्थ बनेगा हमारा, वही तो क्या होगा, खाद होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो खाद क्या होते हैं कि किसान खाद कैसे बनाते हैं, जितना भी अपशिष्ट है उसको एक गड्ढे में भर करके रखना शुरू कर देते हैं, और कचरा आया गड्ढे में डाल दिया, और कचरा आया गड्ढे में डाल दिया, और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में उस गड्ढे के सारे कचरे को उठा करके जो है खेत में डाल दिया जाता है खाद के रूप में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आपने खाद जरूर जो है कहीं ना कहीं देखी होगी। गोबर की खाद तो आपने ज़रूर देखी होगी, गोबर और राख की खाद, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो खाद की पूरी थ्योरी हमें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक और हमें चीज़ समझ में आई कि खाद जो है कौन बना रहे, किसान बना रहे, अपने ही खेत में अपने ही घर पर बना रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये तो घर पर ही बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, वो किसी वस्तु को सड़ा गला करके नहीं बनाए जाते, वो रसायनों से बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, गोबर वगैरह का यूज़ करके नहीं बनाए जाते। तो रासायनिक पदार्थ होते हैं कौन, उर्वरक। अब रासायनिक पदार्थ तो हम घर पे तो नहीं बना सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पदार्थ को इसमें मिला दिया तो इस तरह का कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थ कहाँ पर बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में, या फिर कहाँ पर, आपने तो लैब में देखा होगा। लेकिन उर्वरक जो है हमें बहुत बड़ी मात्रा में बनाने हैं, तो ये कहाँ पर बनेंगे, ये प्रयोगशाला में ना बन करके कहाँ बनेंगे,
फैक्ट्रियों में बनेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इनको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर थैलों में भर करके जो है दुकानों पर पहुंचाया जाता है, वहाँ से किसान इनको खरीदते हैं। ठीक है, और इनका बेस्ट जो नाम है, अगर मैं वो नाम आपको बोल दूँ तो आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। यूरिया खाद का नाम आपने सुना होगा। तो यूरिया खाद जो है क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है और वो क्या होता है, उर्वरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है वह क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यूरिया इसका एग्जाम्पल है। अमोनिया सल्फेट, NPK, एक NPK नाम की खाद आती है, तो वो भी क्या होती है, एक उर्वरक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि NPK खाद के अंदर जो है N क्या होता है, P क्या होता है और K क्या होता है। तो यहाँ पे N से तो हमें पता चल रहा है कि पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो N का मतलब तो क्या हो गया, नाइट्रोजन। N का मतलब तो क्या हो गया, नाइट्रोजन, क्योंकि पौधे में क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला, तो हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा है ना ये, कि पौधों में प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वो कहाँ से प्राप्त होती है, उर्वरक से प्राप्त होती है, हम डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, P का मतलब हो गया फास्फोरस और K का मतलब जो है, K से नहीं होगा, ये हो गया फास्फोरस और K से मतलब होता है पोटेशियम। जब आप 10th क्लास में जाओगे तो एक तत्व का नाम सुनोगे, पोटेशियम, जिसको K से डिनोट किया जाता है। किससे, K से। ठीक है, तो K से जो है पोटेशियम बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, यूरिया, NPK। ठीक है, तो आपको स्पष्ट पता चल गया खाद क्या है, उर्वरक क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे। सिंपल सी आप बता दोगे कि ये तो एक कार्बनिक पदार्थ है, ये एक रासायनिक पदार्थ है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसको किसान घर पर बनाता है। दूसरा अंतर, ये जो है फैक्ट्रियों में बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तीसरा अंतर आप क्या कह सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि खाद के अंदर क्या होता है कि खाद के अंदर जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। क्योंकि देखो, ये तो बन रहे हैं रासायनिक पदार्थों से। अब जिन रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत है वो हम डाल देंगे और उर्वरक में जो है हमें जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। लेकिन पौधे में जो हम सड़ा गला करके बना रहे हैं, उसमें तो जो पौधे में है वही सड़ गल के बनेगा, जो गोबर में है पहले से वही सड़ गल के बनेगा, तो जो है वही रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन इसमें फैक्ट्री में बन रहा है तो हमारे को जो चाहिए वो डाल करके हम बना सकते हैं। तो क्या होता है कि उर्वरक में जो पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन खाद में पोषक तत्व अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते, उर्वरक की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है फटाफट से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए शॉर्ट में, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए। अब इसका जो अंतर वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखिए इनके अंतर जो है वो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि देखिए खाद जो है वो एक कार्बनिक लवण है, लेकिन उर्वरक अकार्बनिक लवण है, यानी कि उनके अंदर कार्बन नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो खाद एक कार्बनिक लवण है, ये एक अकार्बनिक लवण है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाद जो है उसको कहाँ बनाया जाता है, खेतों में ही बनाया जाता है। लेकिन जो है उर्वरक है उनका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, घर पर तो नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ है कि जो खाद होती है ना, वो क्या होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा। ह्यूमस का मतलब होता है ज़मीन का उपजाऊपन, कि ज़मीन कितनी उपजाऊ है। ज़मीन जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी उसमें उतना ही ह्यूमस होगा। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है एक्चुअल में, कि जो अपघटित पदार्थ होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, जो पौधों के सड़ने गलने से बनते हैं, तो वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ह्यूमस, जितना ज़्यादा ह्यूमस है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ज़मीन में हमने फसल जो है उगानी है और इसके लिए हमने यहाँ पर क्या डाली, खाद डाल दी। तो ये खाद क्या करेगी, इसमें सड़े गले पौधे वगैरह हैं, तो ये क्या करेगी, मिट्टी के अंदर ह्यूमस डाल देगी। मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया, ह्यूमस डाल दिया।
अब मिट्टी के अंदर जैसे ही ह्यूमस आया है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि पोषक तत्व इसमें खुद में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्षमता आ जाएगी कि वो पौधों को जो है वृद्धि और पोषण प्रदान कर सकती है, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, ज़मीन की क्षमता को बढ़ाया। क्या बढ़ाया, ज़मीन की क्वालिटी को बढ़ाई, या आप कह सकते हो मिट्टी की क्वालिटी में, मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि, और मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी तो हमें फसल अच्छी मिल जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन उर्वरक जो है वो क्या करता है कि जब उसको ज़मीन पे डाला जाता है तो ज़मीन के ऊपर आपने क्या उगाए हैं, पौधे उगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही उर्वरक डालेंगे तो ये उर्वरक कहाँ चला जाएगा, पौधे के अंदर चला जाएगा। अब पौधे के अंदर चला गया तो पौधे को क्या चाहिए था, पोषण मिल गया, पौधा बड़ा हो जाएगा और हम खुश हो रहे हैं कि हमने उर्वरक डाला तो हमारी फसल अच्छी हो गई। लेकिन उर्वरक में जो है, उर्वरक ने हमारी ज़मीन की या हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया। अगर इसी तरह से हम हर साल उर्वरक डालते रहेंगे तो मिट्टी कोई काम करेगी क्या, मिट्टी कोई काम नहीं करेगी। तो वो अपनी शक्तियों को भूल जाएगी, और वो अपनी शक्तियों को भूल जाएगी तो उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसी वजह से जो है कि खाद और उर्वरक में कौन सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हम तो किसको अच्छा मानते हैं, जिससे फसल ज़्यादा मिलेगी। उर्वरक वाले पोषण डायरेक्ट पौधे को मिल रहे हैं। उर्वरक ने जो पोषण डाला वो डायरेक्ट पौधे को मिल गया, पौधे को पोषण मिल गया, पौधा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खाद के अंदर हाँ ठीक है, पौधे को पोषण कम मिल रहा है लेकिन हमारी मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ रही है ना। हर साल जो है अगर हम खाद का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप एक एग्जाम्पल मान सकते हो कि मान लो कि एक बहुत ही गरीब इंसान है, ठीक है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, ठीक है। आप उसके पास गए और आपने उसको क्या कर दिया कि एक दिन खाना खिला दिया। एक दिन तो खाना आपने उसको खिला दिया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन तो वो फिर से भूखा, अगले दिन भी आपको खाना खिलाना पड़ेगा ना। इससे तो अच्छा आप ये करते कि उसको खुद का कोई काम शुरू करवा देते, ठीक है। एक दिन वो भूखा रह भी लेता, 2 दिन रहता, 3 दिन रहता, लेकिन चौथे दिन तो उसका काम चलता ना। जैसे ही काम चलता तो वो उसकी खुद की कमाई शुरू हो जाती और वो पूरी ज़िंदगी के लिए कमाने लग जाता। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो खाद और उर्वरक में ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि खाद तो क्या करता है, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, और मिट्टी पौधे को क्या करती है, पोषण प्रदान करने की क्षमता आ जाती है मिट्टी के अंदर। लेकिन ये डायरेक्ट पौधे को क्या कर देता है, पोषक तत्व दे देता है। अब ये वाली जब आप सब्जियां खाओगे तो इसमें कई सारी बीमारियां भी हमें लग जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो तीसरा अंतर, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है लेकिन उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उर्वरक फैक्ट्री में बन रहे हैं, जो हमें चाहिए वो डाला है तो जो हमें अच्छा लगेगा वो डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पादप में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो है डायरेक्ट जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में जल्दी से घुल जाती है। आपने देखी होगी कि यूरिया खाद जो है उसकी स्प्रे की जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो खाद हो जाती है, ये वाली जो खाद होती है, गोबर की खाद जो है, उसको ज़मीन पर छिड़काव किया जाता है, यानी कि उसको ज़मीन के अंदर उसी रूप में डाला जाता है। लेकिन इसको पानी में घोल करके डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में अच्छे से घुल जाती है। गोबर की खाद पानी में अच्छे से नहीं घुलती है, ये जल्दी से अवशोषित हो जाती है, कई दिनों तक आपको ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये जो है पानी में जल्दी से घुलती नहीं है। पानी में नहीं घुलेगी तो जड़ों से हो करके पौधे के अंदर जल्दी से नहीं जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में आपको समझ में आ गया। फसल तो हमें कौन अच्छी देगा? उर्वरक, ठीक है। लेकिन उर्वरक हमारी ज़मीन को धीरे धीरे खराब कर देगा। खाद हमें ठीक है, हमारी फसल थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन ये हमारी ज़मीन को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बताइए कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? तो आप नो डाउट यही कहोगे कि खाद ज़्यादा अच्छी है, कि हमारी ज़मीन तो हमें बंजर नहीं करनी ना, लेकिन आजकल हम इसी का उपयोग करते जा रहे हैं, आजकल इसी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे का निशान है हमारे लिए, ठीक है। अब चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खाद किस वजह से उर्वरकों से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? अगर खाद हम ज़मीनों में डालेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यही बनता है
देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ना साइंस पढ़ रहे हैं, और जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो हमें हर एक चीज़ का मतलब समझ में आना चाहिए। इसीलिए तो हम साइंस पढ़ रहे हैं कि हमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उर्वरक की अपेक्षा खाद अच्छी मानी जाती है, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि खाद जो होती है उसको जैसे ही आप ज़मीन में डालोगे तो वो ज़मीन में जा कर के मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देगी। किसकी? मित्र जीवाणुओं की। और जो मित्र जीवाणु होते हैं, वैसे तो अगर जीवाणु, विषाणु, वायरस का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमें डर बैठ जाता है। ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमार बनाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेकंड चैप्टर है इन्हीं पर ही रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहेगा। आपको वायरस, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सभी में अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मित्र जीवाणुओं की। अब मित्र बोला है तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स है तो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो मित्र जीवाणु क्या होते हैं कि मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है, मिट्टी में जो पोषक तत्व बनाने का काम करते हैं, वो यही करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही खाद डालेंगे तो इन मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, इन मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, कि सिंपल सी बात है, जब कोई इंसान है उससे जितना ज़्यादा काम करवाएंगे वो उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अगर उसे कोई काम ही नहीं करवाएंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो है इंसान की भी पहले पूंछ होती थी, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया, उससे कोई काम लिया नहीं तो वो धीरे धीरे गायब हो गई। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर होता है कि अगर हम खाद डालेंगे तो उसको ह्यूमस मिलेगा तो मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने उर्वरक डाल दी, यानी पौधे को ऊपर से हम पोषण दे रहे हैं, जमीन कोई काम नहीं कर रही है, जब जमीन कोई काम नहीं कर रही है तो मित्र जीवाणु कोई काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो गायब हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसलिए जब खाद डालते हैं तो मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी सरंध्र व भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी सरंध्र व भुरभुरी हो जाती है। और जब मिट्टी सरंध्र और भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें जो गैसों का विनिमय है, जो वायुमंडल से उसे गैसें मिलनी है, वो भी तो उसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कह देंगे कि तीसरा लाभ क्या होगा इससे? गैस विनिमय का मतलब क्या होता है? लेना देना। ठीक है, आदान प्रदान। ठीक है, तो गैस विनिमय आसान हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देंगे, उसकी उपजाऊपन बढ़ जाएगा। मिट्टी सरंध्र और भुरभुरी हो जाएगी तो उसके अंदर उस गैस को आने जाने के लिए क्या हो जाएगी? जगह मिल जाएगी। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, चलिए इसको जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि मित्र जीवाणु क्या होते हैं, सबके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि जब हमारी मिट्टी सरंध्र और भुरभुरी है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, रंध्र हैं, तो उसके अंदर जब आप पानी डालोगे, जब सिंचाई करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। और उसकी जल धारण करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, यानी पौधे को जड़ों में अधिक मात्रा में जो है जल मिलेगा, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में जब उसे जल मिलेगा तभी तो पौधा हमारा अच्छे से वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, एक होता है कि आपने पानी डाला और वो पानी पूरा का पूरा उड़ गया। ठीक है, पौधे को बहुत कम पानी मिला। और दूसरा होता है कि जल धारण की क्षमता बढ़ गई ज़मीन की, ज़मीन जो है पानी को लॉक करके रखेगी, तो पौधे को जब पानी चाहिए होगा पौधा उस पानी को ले लेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सारे के सारे लाभ होते हैं हमें खाद को डालने के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने खाद और उर्वरक तो डाल दिए। खाद और उर्वरक डालने के अलावा एक और छोटा सा जो है एक मेथड रहता है जिसके द्वारा जो है हम मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बहाल कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है हमारा फसल चक्रण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको वापस से डेवलप कर पाए ज़मीन, ऐसा करने के लिए खाद और उर्वरक डालने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तो तीसरा मेथड रहता है हमारा फसल चक्रण। इसके अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है कि ज़मीन को दो फसलों के बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप कहोगे रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि उस टाइम में जो है दो फसलों के बीच में ज़मीन पर कोई फसल नहीं बोई जाती क्या? तो ऐसा नहीं होता है।
एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 2 घंटे के लिए स्टडी की, ठीक है। अब जैसे ही 2 घंटे खत्म होने वाले होंगे आपका स्टडी में पोटेंशियल कम होने लग जाएगा, आपको याद होना बंद होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने 2 स्टडी के टाइम्स के बीच में, यानी कि 1 घंटा आप पहले पढ़ लिए और 1 घंटा आप बाद में पढ़ लें, और दोनों जो 1-1 घंटा आप पढ़ रहे हो उसके बीच में आपने अगर कोई दूसरा काम कर लिया, जैसे कोई गेम खेल लिया आपने, जैसे कि आप मान लीजिए कि थोड़ा बहुत टहल आए, कहीं घूम फिर आए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जब आप बीच में एंटरटेनमेंट कर लेते हो, गेम्स खेल लेते हो, ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि आपको इस टाइम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है फसल चक्रण के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई किसान जो है वो गेहूं की फसल बो रहा है, ठीक है, जो है भारत के अंदर मेनली उत्तर भारत के अंदर ऐसा होता है कि एक ऋतु में गेहूं की फसल ली जाती है, ठीक है, और फिर दूसरी ऋतु में वापस से गेहूं की फसल ना उगा करके फलीदार फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी? फलीदार फसलें, ठीक है, फलीदार फसलें उगाई जाती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऋतु आती है उसमें वापस से कौन सी फसल उगा ली जाती है? गेहूं उगा ली जाती है। यानी कि ज़मीन को गेहूं से थोड़ा सा रिलैक्सेशन उस टाइम में मिल गया जब वहाँ पर फलीदार फसलें उगाई गई थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि गेहूं और यानी कि 2 गेहूं की फसलों के बीच में एक ऋतु में हमने फलीदार फसल क्यों उगाई? इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि साइंस के अंदर आपको समझना है कि चीज़ क्यों हुई, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि गेहूं की फसल जब उगाई जाती है तो वहाँ पर पौधों को किसकी मात्रा चाहिए? नाइट्रोजन की जो है खूब सारी मात्रा इनको चाहिए, इस गेहूं को भी चाहिए। तो ज़मीन में जितना भी नाइट्रोजन था वो इस गेहूं ने ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अगर इसी के जस्ट बाद जो है हम गेहूं की फसल लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हमें इसमें जो है नाइट्रोजन बचा नहीं है ज़मीन में, तो इसको नाइट्रोजन पदार्थ मिलेगा कैसे? नाइट्रोजन वाले पदार्थ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गेहूँ है उसमें प्रोटीन वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है, तो हमारी गेहूँ की फसल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है कि फलीदार फसलें ही बीच में क्यों उगाई जाती है? एक्चुअल में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि आपने सुना होगा कि जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, फलीदार फसलों की जड़ों की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें एक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम, ये हम जो है 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि आपकी फलीदार, जैसे मटर है, ठीक है, मटर हो गई और मूंग हो गए, ठीक है, तो इस तरह की जो फलीदार फसलें होती हैं जिसमें फलियां लगती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की, उन जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में, पौधे उसको डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो ये क्या करता है? उसको पकड़ते हैं वायुमंडल से और ज़मीन के अंदर डाल देता है, और ज़मीन वाली कौन ले लेता है? गेहूँ ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन खत्म हो गया, फलीदार फसल उगाई, राइजोबियम पैदा होगा, राइजोबियम मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व डाल देगा, अगले बार जब आप गेहूं लोगे तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा मेथड है, ठीक है। तो फसल चक्रण आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि फसल चक्रण क्या है, तो आप क्या कह देंगे कि 2 फसलों को एकांतर यानी कि एक के अंतर के बाद उगाया जाता है, तो ऐसी फसल लेने की विधि को क्या बोला जाता है? फसल चक्रण। यानी कि गेहूं के जस्ट बाद गेहूं नहीं आया, गेहूं एक के अंतर के बाद आया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, हमने बात की थी खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक जैसे ही आप डाल दोगे तो वो सीधा पौधे के अंदर नहीं पहुंचेगी, आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी में घुल करके पौधे के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई, ठीक है, कि खाद और उर्वरक पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं सिंचाई क्या होती है। तो चलिए, खैर काफ़ी टाइम आपको पढ़ते हुए हो गया है, तो सिंचाई जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें हम सिंचाई से जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब तो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े हैं, जो है बचे हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, फटाफट से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।